गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने स्टडी कर ली थी एंड हमने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हुए थे। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हो यदि किसी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम रखते हैं तो उसे कितना फोर्स फील होता है ना। एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर अ चार्ज क्यू एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद है इफ चार्ज इज पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमको मेमोरी में रखना पड़ेगा। इफ चार्ज इज पॉजिटिव the force is directed in the direction of field, while if charge is negative force act on it in the opposite direction। कहने का सीधा मतलब ये हुआ यहाँ पर, इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं, यदि हमारा यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर है, क्योंकि मैंने अभी बाहर के हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस होती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर यदि आपका ये प्लस चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। यदि इधर की बात करेंगे इस वाले फोर्स की, तो इधर की ओर डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, फोर्स की ये हो जाएगी यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। बट यहीं पर यदि हम एक कोई नेगेटिव चार्ज ला लेते हैं, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहने वाली है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, है ना, तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। इफ चार्ज इज पॉजिटिव द फोर्स इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, व्हाइल इफ चार्ज इज नेगेटिव फोर्स एक्ट ऑन इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया है। इसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको माइंड में रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में हमको काफ़ी काम आने वाली है ना। तो वैसे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन स्प्रेड अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रीजन ऑफ स्पेस। जनरली देखा जाए तो हम इनफाइनाइट तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी रीजन पे, है ना। बट मेनली हम 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड, बट मेनली हमको 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, एरिया के लिए, लेंथ के लिए और वॉल्यूम के लिए। पहला सिंबल आता है, हमने एक टेबल बनाई है, सिंबल डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट। सिंबल क्या है, लेमडा। लेमडा हमेशा किसको डिनोट करता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को, है ना। ये लेंथ के लिए है। लेंथ में जब किसी लाइक रॉड हो गई, है ना, रॉड वगैरह के लिए जिसमें केवल लेंथ होती है, उसमें यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसका साइन क्या लेते हैं, लेमडा लेते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। इसकी एसआई यूनिट है तो कूलम्ब पर मीटर। फिर है सिग्मा, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। रो, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यदि हम टोटल चार्ज क्यू लेते हैं, इफ टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन ऑफ लेंथ एल कॉमा ओवर सरफेस एरिया ए और थ्रू अ वॉल्यूम वी, तो वी कैन राइट इट, हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू निकाला जाए, टोटल चार्ज निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। सिमिलरली सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एरिया, तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। इसके बाद हम वॉल्यूम की बात करेंगे, रो की, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू भी, करेक्ट। ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बोर्ड एग्जाम के भी व्यू से और आपके आईआईटी मेंस के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है।
पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और माइनस क्यू चार्ज पे ये टर्मिनेट होती है, मतलब फिनिश होती है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो संख्या है, नंबर है, क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through perpendicular unit area will be proportional to the magnitude of electric field there। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, the number of field line passing through perpendicular unit area will be proportional to the magnitude of electric field there। कहने का ये मतलब है जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उस एरिया पे उपस्थित, उस एरिया पर, है ना, प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर। करेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमेशा किसको शो अप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो अप करता है। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस पाथ चार्ज विल टेक इफ केप्ट देयर। ये मैंने डायग्राम में थोड़ा इसको समझा भी दिया है। और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी आती है, टू आर मोर फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिफ्थ नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। ये आपके सामने डायग्राम है। क्लोज लूप का मतलब क्या है, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो वहीं पर अगेन फिर से आ जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलती भी है और फिनिश भी होती है, मतलब ऑरिजिनेट भी होती है एंड टर्मिनेट भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको समझाने वाली ज़्यादा बात नहीं है, आप समझते हो इस चीज़ के बारे में। फिर इफ इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंस, है ना। कहने का सीधा मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन पे नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। आपके सामने 8 प्रॉपर्टी दी गई है, एट लीस्ट आपसे 5 प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज होना चाहिए, कम से कम 5 प्रॉपर्टी आपको याद करना है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो टॉपिक आपका शुरू हो रहा है वो जस्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है, और ऐसे न्यूमेरिकल आई थिंक आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले जो इससे रिलेटेड होंगे। हाँ, लेकिन आप जेईई मेंस या नीट के पेपर की आप तैयारी करते हो या उस पर आप बैठते हो तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आएंगे, है ना। ये 11th क्लास की फिजिक्स पर भी थोड़ा सा बेस्ड है। पहला पॉइंट हम इसमें लेते हैं, ए पॉइंट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म फील्ड। यदि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं जो इनिशियली किस में था, रेस्ट में था, तो बात करते हैं उसमें फोर्स कितना लगने वाला है, इनिशियली रेस्ट में है ना, देन आफ्टर दैट किस में होगा, वो मूव करेगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इज एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल है कितना फोर्स फील करेगा, एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर। लेकिन हम ये भी जानते हैं न्यूटन से कर लॉ ऑफ मोशन से, एफ इक्वल टू एम ए होता है तो ए इक्वल टू एफ बाई एम। हमने एफ की जगह एफ की वैल्यू रखी तो क्यू ई बाई एम, इतना एक्सेलरेशन वो चार्ज पार्टिकल फील करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। सिंस फील्ड इज कॉन्स्टेंट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी यहाँ पर आप इस रिलेशन से हमको ये पता चल गया, इस रिलेशन से हमको ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एक्सेलरेशन की। यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और एट दैट टाइम जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा। दूसरी बात करते हैं वेलोसिटी की। पहले पॉइंट हम ये मानते हैं इनिशियल पॉइंट इसमें ए है, उसके बाद मूव होके वो बी पॉइंट तक गया, यही हमने लिखा, लेट एट पॉइंट ए पार्टिकल इज एट रेस्ट,
ए पॉइंट पे जब हमने पार्टिकल को रखा था वो किस में था, रेस्ट में था। उसके बाद पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में बी पॉइंट तक मूव हुआ, ठीक है, रीचेस एट द बी पॉइंट देन, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। u तो हमारा 0 है क्योंकि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, और a की जगह हमने a की वैल्यू रखी है ना, तो v इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम आ गया। इसके अलावा आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू एस, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू एस। इससे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम p इक्वल टू एम भी है ना, v की जगह v की आप वैल्यू रखिए और कैंसिल आउट करिए m और m को, तो क्यू ई टी। इसके बाद बात करती है काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, v की जगह v की वैल्यू हमने इसको कैलकुलेट किया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया हाफ क्यू ई टी बाई एम का स्क्वायर। नेक्स्ट बी पॉइंट ये है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स विद द इनिशियल वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड। अब हम पहला पॉइंट हमारा क्या था, जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था। अब हम ये कहते हैं जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर करता है तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, तब क्या होती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होगी, है ना। यहाँ से देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया इसकी इक्वेशन, एक किसी पॉइंट पर p पर उसकी पोजीशन क्या थी, x, y। चलिए बात करते हैं, यदि हमने ये हमारा x एक्सेस के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने यदि x सपोज कर लिया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ut। इस पॉइंट पर यदि हम इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस वो हो गया वो x है ना, और ये जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया y। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो y है और ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये y, और यहाँ पर कोई पॉइंट p है जिसका पॉइंट क्या x, y, ठीक है। तो यहाँ t की वैल्यू x y u आ गई। अब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा y डायरेक्शन पे, चलो उसकी बात भी कर लेते, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u तो 0 होगा क्योंकि y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इनिशियल वेलोसिटी का इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, केवल x एक्सेस के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस 11th क्लास में किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के हो गया। t की जगह t की वैल्यू रखते हैं, तो हमको यहाँ से y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम है ना, x बाई यू का होल स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्टली क्या पता चल रहा है, यदि हम y की जगह y x के फॉर्म में देखें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये किस टाइप का हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, ये पैराबोलिक शेप हो गया जो हम ये पढ़ते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस टाइप का फॉर्म बन गया ये, है ना। ये पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, तो इसका शेप कैसा हो गया, पैराबोलिक, है ना। तो इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या ये आपके सामने है और इसका शेप कैसा है, पैराबोला का है, ठीक है। ये था। अब आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो Vx कितना है, u है, ये सब हम ऑलरेडी किस में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पर डिस्कस किए हैं। तो Vy इक्वल टू ए वाई टी, हमने ए वाई की जगह वाई की वैल्यू रखी, देन हमने कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ से हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई और रिजल्टेंट वेलोसिटी और x एक्सिस के बीच बना एंगल भी मिल गया, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, आपको जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, है ना, जो हम